हेलो मैजिकल माइंड्स। और आज हम CSET के लीगल अफेयर्स के पार्ट 2 में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है हमारे जुडिशरी सिस्टम में उसको समझ चुके हैं, और अब हम जो है बात करने जा रहे हैं ट्राइब्यूनल्स के बारे में कि ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया क्या होती है, कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है देखा जाए तो कोर्ट भी जो है डिस्प्यूट को अगर हम रिजॉल्व करवाना चाहते हैं तो हम कोर्ट के पास भी जाते हैं, और ट्राइब्यूनल्स के पास भी हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए ही जाते हैं। लेकिन जब हम ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और टर्म आता है जो कि मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, और जिसको हम कहते हैं क्वासी जुडिशरी। जिसको हम कहते हैं क्वासी जुडिशरी। क्वासी जुडिशरी का मतलब क्या हुआ? क्वासी जुडिशरी का मतलब ये हुआ, क्वासी मतलब सीम्स टू बी, यानी कि ओरिजिनल जुडिशरी जैसी, राइट। तो ट्रिब्यूनल्स आप कह सकते हैं जो ट्राइब्यूनल्स है वो कोर्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट के जैसे जो है काम करती है। देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है ट्रिब्यूनल्स का बनाने का, गवर्नमेंट जो ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट लाई उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि फास्ट एंड स्पीडी वे में जो क्लाइंट है उसको जजमेंट मिल जाए, राइट। अब आप बताइए, कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वहाँ पे कई सारे टाइप के मामले आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के जो है मैटर्स जो है जाते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, अगर एक हम लोग कंपनी सेक्रेटरी है तो मैं कंपनी लॉ से ही बात जो है शुरू करना चाहूँगी कि आप ये सोचिए कि सिंपल कोर्ट में सपोज ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट नहीं है, और सिंपल कोर्ट में हम कंपनी लॉ से रिलेटेड जो है डिस्प्यूट लेके जाएं, तो वहाँ जो जज है, लॉ तो बहुत सारे हैं, आप कभी गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि इंडिया में कितने सारे एक्ट हैं, लॉ तो बहुत सारे। तो अगर आप कंपनी लॉ का मैटर लेके जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि कोर्ट में वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठा हो, कंपनी लॉ का स्पेशलिस्ट बैठा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। वो आपके केस को सुनेगा, उस पर स्टडी करेगा, राइट, उसको समझेगा, लॉ ने उसके बारे में क्या कहा है, गाइडलाइंस को समझेगा, तभी तो जजमेंट देगा। तो यहाँ पे जजमेंट देने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो अगर हम वहीं पे अगर हम अपने डिस्प्यूट को एक्सपर्ट के पास ले जाएं, स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं जो कि कॉर्पोरेट लॉ का स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, और उससे डिस्प्यूट क्या है रिजॉल्व करवाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फास्ट वे में काम जो है होगा। तो ट्राइब्यूनल्स जो हैं बहुत सारे बनी हुई हैं, अलग अलग स्पेशलाइज्ड एरिया की बनी हुई है। जैसे कि अगर हम कॉमर्स वालों की बात करें तो हमारा वास्ता पड़ता है इनकम टैक्स, राइट। तो इनकम टैक्स एक्ट के लिए अलग से इनकम टैक्स की जो ट्रिब्यूनल है, या मैं सेबी की बात करूं तो सेबी के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो अपलेट ट्रिब्यूनल है, राइट। अगर मैं साइबर लॉ की बात करूं तो वहाँ पे साइबर लॉ के रिगार्डिंग जो रेलेवेंट उनके साइबर लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं उसके जो भी साइबर लॉ के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ पे जाता है, उसकी ट्राइब्यूनल है, राइट। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर लीजिए, राइट। तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि अलग से कंज्यूमर फोरम होता है, ठीक है। वहाँ पे एक्सपर्ट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वहाँ कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड कोई भी मामला है तो वहाँ पे जा सकता है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश की हुई है। तो आज हम उसी की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइब्यूनल और कोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस है ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट में, राइट। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें
यहाँ पे आप कोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप कोट कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप ट्राइब्यूनल कर लीजिएगा। राइट, तो अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम है उसमें किसका कॉन्सेप्ट था? कोर्ट का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब ये लगा कि हाँ जस्टिस में देरी हो रही है, टाइम लग रहा है, तो फास्ट और स्पीडी जो प्रोसेस के लिए ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट आया और सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात आई। राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि अभी हम इसको पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 323A है हमारा, उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है एक एजेंसी है जो कि एक पर्टिकुलर, आपको पता है अगर मैं कोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जो है एक जुडिशरी निकल कर आया है। लेकिन अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करूँ तो जो भी एक्ट होता है, जो भी एक पर्टिकुलर एक्ट होता है, जैसे कि हम कंपनी लॉ की बात करें, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है बनाया गया है। तो किसी लॉ के अंडर में बनाई जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज एन एजेंसी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ क्या है? एक स्टैट्यूट है और उसके अंडर में जो है NCLT जो है वो बनाया गया है। ठीक है, जिसके पास जुडिशियल पावर है कि केवल कंपनी लॉ से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे वो डिस्प्यूट्स कहाँ जाएंगे? वो NCLT में जाएंगे। राइट, वो नॉर्मल कोर्ट में ना जाकर अगर कंपनी लॉ के डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो NCLT में ही जाते हैं। राइट, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ऑर्डिनरी कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एग्जीक्यूटिव में जितने भी आपके मतलब प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सारे के सारे, या जो काउंसिल है, मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, वो सारी की सारी किस में आती है? एग्जीक्यूटिव में। और जुडिशरी क्या है हमारी? इंडिपेंडेंट, यानी कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करती है। ठीक है, तो उसका जो टेन्योर, टर्म्स और कंडीशंस है, सब एग्जीक्यूटिव जो है वो फिक्स नहीं करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट वगैरह जो उसका टेन्योर वगैरह है वो फिक्स नहीं करते हैं, टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो फिक्स नहीं करते। पूरी तरीके से हमारी जो कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहलाती है। जबकि अगर मैं ट्राइब्यूनल की बात करूं, अब जैसे मैं NCLT की बात कर रही थी, राइट, तो कंपनी लॉ को कौन गवर्न करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। राइट, तो यहाँ पे जो भी टेन्योर, टर्म्स, कंडीशन ऑफ सर्विसेज वगैरह जो कुछ भी रहेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का, जैसे कि NCLT है, वो पूरा का पूरा किसके हाथ में? एग्जीक्यूटिव के हाथ में, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में वो चीज़ें डिसाइड करेगी। तो इसमें इंडिपेंडेंस नहीं है। राइट, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अ कोर्ट ऑफ लॉ इज बाउंड बाय ऑल रूल्स एंड एविडेंस एंड प्रोसीजर। राइट, यहाँ पे प्रॉपर जैसे केस चलता है तो उसके अपने रूल्स हैं, रूल्स ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर लगते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर नॉर्मल कोर्ट में केस डालना है तो आपको वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी, आप लॉयर के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। लॉयर आपका पक्ष जो है अदालत के सामने रखेगा। लेकिन ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल के केस में आप अगर खुद भी जाकर अपना केस प्रेजेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि कोर्ट में केस लड़ने के लिए लॉयर वही कहलाता है जिसके पास बार काउंसिल की मेंबरशिप होती है। लेकिन कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हैं, जैसे कि अगर मैं NCLT की बात कर लूँ तो कंपनी सेक्रेटरी भी अपने क्लाइंट का केस प्रेजेंट कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं। हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो जिसके तहत जो है जस्टिस किया जाता है, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं। राइट, फोर्थ पॉइंट देखिए,
Court must decide all questions objectively on the basis of evidence and materials of record. जब भी कोर्ट जजमेंट देता है तो वो एविडेंस देखता है और देखता है कि रिकॉर्ड जो है वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, राइट. जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में डिसाइड क्वेश्चंस बाय टेकिंग इनटू अकाउंट डिपार्टमेंट पॉलिसी, द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में बी सब्जेक्टिव रादर देन ऑब्जेक्टिव. यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जजमेंट के लिए वहाँ बैठे हैं, ठीक है, उनका क्या विचार है इस बेस पे वो डिसीजन देंगे. समझ में आ रही बात. तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है. कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो आपका लेजिस्लेशन के अधीन होकर ही काम करेगा. कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो कभी डिसीजन हमेशा जो कानून है उसके अंदर रह के ही देगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्टिव यानी कि जो उनकी विचारधारा है, जिस चीज़ को उन्होंने समझा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है जजमेंट दे सकते हैं. तो ये है ट्राइब्यूनल और कोर्ट में डिफरेंस. ठीक है, ट्राइब्यूनल में होता है हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं चलते जैसे कोर्ट में चलते हैं. इसका प्रोसेस बहुत इजी होता है, बहुत स्पीडी होता है, केस बड़े इजीली प्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है, डिपार्टमेंट अपना केस खुद रख सकता है. जैसे अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स का अगर कोई केस लगा है, राइट, तो इनकम टैक्स की जो ट्रिब्यूनल है वो अलग है, और वहाँ पे कोई भी केस अगर डिपार्टमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा और क्लाइंट डायरेक्ट जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ पर प्रेजेंट कर सकता है. दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट. तो ट्रिब्यूनल जो है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमारा बना था उसका ओरिजिनली पार्ट नहीं है. ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कब किया गया? ये इंट्रोड्यूस 1985 में जो है किया गया. तो जब ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तब ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये 1985 में आया, राइट. और इसका मेन पर्पस यही था, ऑब्जेक्टिव यही था, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पीडी, इनएक्सपेंसिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन वेरियस मैटर्स. यानी अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के मैटर्स हैं उनका तेजी से, कम खर्चे में क्लाइंट को जल्दी से जल्दी जो है डिसीजन मिल जाए, और अलग अलग एक्सपर्ट मतलब कि स्पेशलाइज्ड एरिया के अलग अलग ट्राइब्यूनल्स इसलिए बना दी गई. ठीक है, तो जो अगर आपका मैटर, जैसे आपका मैटर अगर कंपनी लॉ का है तो आप नॉर्मल कोर्ट में जाकर जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करवा सकते. कंपनी लॉ का मैटर केवल और केवल आप एनसीईआरटी में ही जाओगे, राइट. ऐसे ही अगर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कोई है आपका मैटर, तो आपको पता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के पास ही मामला जो है पहले जाएगा, राइट. तो इस तरीके से ये बना दिया गया अलग अलग मैटर्स के लिए, राइट. तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल किस लिए बनाई गई कि सारे के सारे लोग रेगुलर कोर्ट के पास ना जाएं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने. तो ट्राइब्यूनल्स जो है हमेशा क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती है, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज जहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग जो है करते हैं. तो ये जो ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट आया ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था. 42nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आई, जो कि सवर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, और सवर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 42nd अमेंडमेंट जो है एक्ट की आई, और वहाँ पे रिकमेंडेशन के तहत जो है ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट लाया गया. और ये जो ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट है ये आपके पार्ट, आपको पता है जैसा पार्ट 5 में हम कल पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, पार्ट 6 में हमने देखा था कि जो हमारे हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो दिए हुए हैं. तो ये जो अमेंडमेंट है ये आपकी जो है पार्ट 14A इस अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया. और पार्ट 14A में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14A में 2 आर्टिकल्स
जो है बनाए गए, जिनका नाम है 323A और 323B। उसके तहत जो है ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो बनाई गई, ये भी एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन था। क्वासी का मतलब मैंने आपको बता दिया है, मेन जुडिशरी जैसा, लेकिन मेन जुडिशरी नहीं है। क्यों बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? ताकि जो आपको पता है, जैसे पब्लिक सर्विस में जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम लोग देते हैं, ठीक है, पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, जो आईएएस वगैरह का एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा। तो पब्लिक सर्विस में जो लोगों का, जिन लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है, यानी कि जॉब लगती है, उसके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या सर्विस कंडीशंस के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट होता है, चाहे वो डिस्प्यूट जो है पब्लिक सर्विस, यूनियन की पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग हो या स्टेट के पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग हो, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो बनाई गई। समझ में आ रही है बात? तो इस काम के लिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो बनाई गई। और यहाँ पर जो है 323 आर्टिकल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको हम कैट भी बोलते हैं, ठीक है, जो है इंट्रोड्यूस की गई। और स्टेट के लिए स्टेट लेवल पे जो है ट्रिब्यूनल बनाई जा सकती है। ये आर्टिकल 323A जो है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है? राइट। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 आया, ठीक है, और इसने एक, आप कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिंग की फील्ड में जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो एग्रीव्ड पार्टी होती थी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते थे, ठीक है, उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए एक नया टाइप का क्वासी जुडिशरी सिस्टम जो है वो ला दिया। तो इसका जो क्रेडिट है वो आर्टिकल 323A को ही जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट एक्ट के तहत जो है कानून बनाकर ऐसी ट्रिब्यूनल बना सकती है एडजुडिकेशन के लिए। राइट। तो यहाँ पे यहाँ पर जो है 1985 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1 नवंबर 1985 में सेटअप हुई। राइट। और एक जजमेंट जो है 18 मार्च 1997 में आया, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि अगर कोई पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जो है हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच उसे बोलते हैं, जिसमें 2 जज होते हैं, ठीक है, एक होता है सिंगल बेंच, एक होता है डिवीज़न बेंच, एक होता है फुल बेंच। सिंगल बेंच का मतलब 1 जज होता है, डिवीज़न बेंच का मतलब 2 जज होता है, फुल बेंच का मतलब होता है कि 3 जजेस जो है वो होते हैं। तो अगर आप जो है पब्लिक सर्वेंट हैं और आप जो है कैट के डिसीजन से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राइट। डिवीज़न बेंच ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट में आप जो है अपील कर सकते हैं। राइट। तो ये चीज़ है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस एक्ट ने सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, यानी स्टेट में अलग एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टेट के लिए हो सकती है और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल के लिए होगी, ठीक है। और प्रिंसिपल बेंच की अगर मैं बात करूं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट की जो प्रिंसिपल बेंच है वो आपकी दिल्ली में है। राइट। तो एक तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 323B में। आर्टिकल 323B जो है
क्या बताता है, अदर ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताता है। जैसे कि अभी मैंने इनकम टैक्स के रिगार्डिंग मैंने बात की, मैंने आपसे सेबी के रिगार्डिंग बात की, इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ के रिगार्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लैंड रिफॉर्म, मतलब कि जो भी अदर ट्राइब्यूनल्स हैं वो आपकी आर्टिकल 323B के तहत जो है वो बनेंगी। जैसे इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स के रिगार्डिंग, तो जितनी भी मतलब कि अब जैसे मैंने NCLT की बात की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात की, मैंने NGT की बात की, राइट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की, तो ये सारी जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये सारी ट्रिब्यूनल्स आपकी आर्टिकल 323B के अंतर्गत जो है पावर के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो एक्ट बनाए, और एक्ट के अंडर जो है जैसे साइबर लॉ की ट्रिब्यूनल मैंने आपको बताई, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके तहत जो है साइबर लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसका क्रिएशन किया गया है, तो एक्ट के तहत जो है पार्लियामेंट कर सकती है, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे देखें कि आर्टिकल 323 और 323B में क्या एक कंपैरिजन यहाँ पे डाला है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के बारे में बात करती है, जो कि पब्लिक सर्वेंट्स के जो पोस्टिंग के रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए बना है। और अन्य ट्रिब्यूनल के बारे में आर्टिकल 323B जो है बात करता है, जैसे NGT हो गया, कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल हो गया, ये अब खैर कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल को रिप्लेस कर चुका है NCLAT जो है वो कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल को रिप्लेस कर चुका है, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल है, ये सेबी के एपलेट ट्रिब्यूनल है, सेबी के रिगार्डिंग अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वो सैट के सामने जाता है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है, अदर ट्रिब्यूनल्स की बात जो है 323B आर्टिकल में की गई है, राइट। ट्रिब्यूनल्स अंडर 323A कैन बी इस्टेब्लिश्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट, यानी केवल और केवल पार्लियामेंट जो है 323A के अंतर्गत ट्राइब्यूनल बना सकती है, राइट। जबकि 323B के अंतर्गत पार्लियामेंट यानी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेचर लेवल पे, दोनों लेवल पे जो है ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। यानी कि स्टेट लेवल पे अगर विधानसभा और विधान परिषद कोई कानून बना रहा है तो वो भी ट्राइब्यूनल क्रिएट कर सकता है, लेकिन 323 आर्टिकल के तहत केवल और केवल सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट ही जो है वो ट्राइब्यूनल बना सकती है। 323B में सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर को राइट है, राइट। अंडर 323 देयर कैन बी ओनली वन ट्रिब्यूनल एट द सेंटर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि सेंटर लेवल पे एक ट्रिब्यूनल होगी और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जो है ट्रिब्यूनल हो सकती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है हो सकती है, और मे बी जैसे हाई कोर्ट जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग नहीं है, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट है, वैसे कॉमन ट्रिब्यूनल भी कई स्टेट्स के लिए यहाँ पर हो सकती है, राइट। और अगर मैं आर्टिकल 323B की बात करूँ तो यहाँ पे हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स जो है वो हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ट्राइब्यूनल और कोर्ट में आखिर डिफरेंस क्या है, राइट। तो चलिए अभी कुछ हम देख लेते हैं ट्राइब्यूनल में। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, शायद आप कल की डेट में जो है कंपनी सेक्रेटरी बन जाएं और यहाँ पर अपने कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस के लिए जाएं, अपने क्लाइंट का केस जो है आप NCLT के सामने प्रेजेंट करें, राइट। तो मेरी तो विश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी डियर आपका वो दिन आए कि आप जाएं और NCLT के सामने अपने क्लाइंट का केस जो है प्रेजेंट करें और NCLT में प्रैक्टिस करें, राइट। चलिए तो देखते हैं NCLT।
एनसीएलटी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कंपनी लॉ के रिगार्डिंग, कॉर्पोरेट लॉ के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सबसे पहले रिजॉल्व करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, एनसीएलटी के पास जो है जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 408, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 408 जो सेक्शन है, सेक्शन 408 8 के तहत जो है, कंपनीज एक्ट के 2013 के 408 के तहत जो है एनसीएलटी बना है। और अभी हम एनसीएलएटी पढ़ेंगे, वो आपका 410 सेक्शन के अंडर में बना है, राइट। तो ये कब से ऑपरेट होना शुरू हुआ, कब से इसने काम करना शुरू किया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 से जो है इसने काम करना शुरू किया। आपको पता है एनसीएलटी के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका रहेगा, एग्जीक्यूटिव, अभी हमने पढ़ा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रहेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसकी 11 बेंचेस जो हैं वो बनाई हैं, वह एक प्रिंसिपल बेंच है और बाकी 10 अलग बेंचेस हैं। प्रिंसिपल बेंच जो है एनसीएलटी की वो आपकी न्यू दिल्ली पे है, और बाकी अदर बेंचेस जो है आपकी न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई में है, राइट। तो जितनी भी बेंचेस हैं इनको प्रेसिडेंट एंड अदर 16 जुडिशियल मेंबर्स एंड 9 टेक्निकल मेंबर्स जो है वो हैंडल करते हैं, राइट। अब आप देख रहे हैं एनसीएलएटी, यानी एनसीएलटी के ऊपर कौन होता है। अगर आप एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कहाँ अपील करेंगे, आप एनसीएलएटी में अपील करेंगे, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, राइट। तो आप अगर एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप एनसीएलएटी में जो है अपील करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था एनसीएलटी सेक्शन 408 के तहत बनी है, और एनसीएलटी सेक्शन 410 यानी 410 सेक्शन के तहत, कंपनीज एक्ट के 410 सेक्शन के तहत जो है बनी है। क्यों बनाया गया था इसको, कि जो भी एनसीएलटी की अपील है वो एनसीएलटी में की जा सके, राइट। तो 1 जून 2016 से जो है ये इससे काम करना जो है शुरू किया, और अभी हमने यहाँ पर देखा था 1 जून 2016 से ही एनसीएलटी ने भी काम करना जो है स्टार्ट किया था। लेकिन एनसीएलटी का जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है, तो थोड़ी सी और भी चीज़ें हम देखेंगे। जो भी ऑर्डर जो है एनसीएलटी पास करता है उसके अगेंस्ट तो हम अपील कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर एनसीएलटी अंडर सेक्शन 61 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कि अगर कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, राइट, तो आज की डेट में उसके ऊपर आईबीसी अप्लाई होता है, जो कि एक 2016 में कोड आया था, और इसलिए आया था ताकि इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस फास्ट हो। इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस फास्ट होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा भारत काफ़ी नीचे रैंक पे था, लेकिन अब आपको पता है वो भारत जो है काफ़ी ऊपर, मोदी जी के टाइम पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफ़ी ऊपर 60s में उसकी रैंक जो है वो आ चुकी है। तो इसका रीज़न ये रहा है कि हमने अपने कानून में बहुत ज़्यादा बदलाव किए। पहले यहाँ क्या होता था, कोई भी कंपनी फेल हुई, इंसॉल्वेंट हुई, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में 3-3, 5-5 साल लग जाते थे, राइट। लेकिन आईबीसी में कोशिश ये की गई है कि कोई भी कंपनी जो है अगर बंद हो रही है तो उसका जो इंसॉल्वेंसी है वो 6 मंथ्स में जो है ख़त्म कर दिया जाए, ताकि भाई अगर बिजनेस नहीं चला, एक आइडिया फ्लॉप हुआ, तो उससे हम निपट कर दूसरा बिजनेस शुरू करें, राइट। लेकिन यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया ही बहुत लंबी होती थी, तो इंडिया ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो उसी कोशिश के तहत जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, कोड 2016 जो है वो बनाया गया। तो इसके सेक्शन 60
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के सेक्शन 61 में अगर एनसीएलटी कोई ऑर्डर देता है तो उसकी भी अपील हम कहाँ कर सकते हैं, एनसीएलटी में कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इन IBBI जिसको हम बोलते हैं, IBBI इंसॉल्वेंसी, IBC में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया होता है IBBI। अगर इसने कोई ऑर्डर दिया है IBC के सेक्शन 202 और सेक्शन 211 के तहत, अगर इसने कोई ऑर्डर दिया है तो उसकी भी अपील एनसीएलटी के सामने की जा सकती है। तो आपको 4 पॉइंट याद रखने जरूरी है। एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। एनसीएलटी ने आईबीसी के सेक्शन 61 के तहत अगर ऑर्डर पास किया है उसकी अपील एनसीएलटी में की जा सकती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आईबीबीआई ने जो है अगर अंडर सेक्शन 202 और 211 ऑफ आईबीसी के तहत कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके लिए भी एनसीएलटी में अपील की जा सकती है। और इसके साथ ही साथ लास्ट आपको ये याद रखना है कि अगर कोई डिसीज़न जो है, अगर कोई डिसीज़न या ऑर्डर या डायरेक्शन जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया है, ठीक है, इंडिया ने इशू किया है तो उसकी भी अपील जो है एनसीएलटी में की जा सकती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल जो पहले हुआ करता था, कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था, उसको जो है एनसीएलटी ने रिप्लेस कर दिया है। ये उसको जो है एनसीएलटी ने रिप्लेस कर दिया है। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। कॉम्पैट जिसको हम बोलते थे कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल, इसको एनसीएलटी ने जो है वो रिप्लेस कर दिया। एनसीएलटी ने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर कोई भी डिसीजन आता है, कोई भी डायरेक्शन आता है, फाइनेंस एक्ट 2017 आया था, उसके तहत ये एक अमेंडमेंट आई थी और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 410 में अमेंडमेंट लाई गई थी कि अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी डिसीजन ऑर्डर आता है तो उसके अगेंस्ट अपील भी एनसीएलटी में की जा सकती है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमारे CSET के कोर्स के लीगल अफेयर्स में इतना ही था और इसी सेकंड पार्ट के साथ जो है हमारा लीगल अफेयर्स, करंट अफेयर्स में लीगल अफेयर्स वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अगर कोई भी आपको डाउट रहता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप जो है नीचे कमेंट करके जो है इसे आप छोड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।